हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बहुत ही शानदार मूवी जिसका नाम है मटका। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मूवी की शुरुआत में हम वासु को देखते हैं। वासु अपने ही बाप को मारने के जुर्म में जेल चला जाता है क्योंकि इसका बाप इसकी माँ को बहुत मारता था। और बाप जितने उल्टे काम है सभी काम करता था, जैसे कि दारू पीना, जुआ खेलना, सट्टा लगाना। उसकी इस बुरी लत के कारण ही वासु अपने पापा को मारा करता था। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने बाप को जान से ही मार डाला और वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया। इसके बावजूद भी वासु का संघर्ष कम नहीं हुआ। जेल में भी वासु के साथ भेदभाव होने लगा। जेल में उसके साथ रैगिंग होती थी, मगर इस जेल में एक जेलर होता है जो कि वासु की आंखों में वो जुनून देखता है। जेलर ने ही वासु को बेटिंग की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। वासु की उम्र कम थी, इसलिए उसे बच्चों की जेल में डाला गया था। बच्चों वाली जेल में भी बेटिंग होती थी, जहां दो बच्चों को फाइटिंग करवाई जाती थी और उनके बीच पैसा लगाया जाता था। जेलर हमेशा वासु पर बेट लगाया करता था। यहाँ वासु भी बहुत बेटिंग जीतता था और वो जेलर को पैसे कमाकर देता था। कुछ पैसे खुद भी रखता था। अगर कभी कभार उसकी माँ उससे मिलने आती थी, लेकिन वासु को धीरे धीरे जेल की आदत होने लगी थी, तो धीरे धीरे जेल का हर बेटिंग में जीतता गया और वो पैसे कमाता गया। अब वासु की जेल से रिहाई का दिन आ जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद वासु अपने दोस्त के घर जाता है। वासु के दो फ्रेंड्स हुआ करते थे, वो उनसे बातचीत करता है। अपने दोस्तों से कहता है कि क्या मुझे कोई काम मिलेगा। भी उसका दोस्त उसे ताना मारता है। वो कहता है कि तू यूएस से कोई डिग्री लेकर नहीं लौटा है, जेल से घर आया है, तुझे कुछ भी हमाली का काम मिल जाए वो ही कर लेना। वासु अपने दोस्त की ये बात मान लेता है। वो समुद्र के किनारे बाजार एरिया में चला जाता है। यहाँ पर वो काम ढूंढता है। उसे मार्केट में कोई काम नहीं मिलता और उस टाइम पैसे की वैल्यू भी बहुत कम हुआ करती थी, यानी कि 1 रुपये 2 रुपये में लोग काम किया करते थे। वासु देखता है कि मार्केट में एक दुकान पर लड़ाई हो रही थी। दुकान वाले का नाम चिलप्पा होता है। यहाँ चिलप्पा का मजदूर नारियल की बोरियां उतारने के लिए ज्यादा पैसे मांगता है। इस पर चिलप्पा कहता है कि मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं हैं। चिलप्पा कहता है इतना में करता है तो ठीक, वरना चला जाए यहाँ से। तभी चिलप्पा के पास वासु पहुँच जाता है और वो काम उसे दे दिया जाता है। वासु यहाँ उससे भी कम पैसे में काम करने के लिए मान जाता है। चिलप्पा उसे खुशी खुशी काम पर रख लेता है कि उसमें उसका ही फायदा था। मगर जो आदमी चिलप्पा का काम छोड़कर गया था, वो आदमी अंबुरू के लिए काम करता है, जो कि विशाखापट्टनम का एक लोकल गुंडा होता है। यहाँ अंबुरू भी एक और गुंडे के अंडर में काम करता है। वो है केवी रेड्डी, जिसका धंधा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। केवी रेड्डी के कोयला खदान में से जो धुआं निकलता है, से आसपास के बसे लोगों में लंग्स प्रॉब्लम होने लगी। तो इस वजह से कोयला खदान में पानी डालने का टेंडर लिया था केवी रेड्डी ने। यहाँ केवी रेड्डी टेंडर लिया हुआ काम भी अच्छे से नहीं करता, तो वहाँ कोयले की दलाली करता है। जब पुलिस ने उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्होंने अंबुरू के साथ मिलकर उस बात को वहीं दबा दिया। मार्केट में भी ये लोग हफ्ता वसूलते हैं, लेकिन अब मार्केट में वासु आ चुका था। तभी हम वासु को देखते हैं जो कि अपने दो दोस्तों के साथ थिएटर जाने की प्लानिंग कर रहा होता है। मगर यहाँ थिएटर तो हाउसफुल हो चुका था। फिर वे लोग मजे करने के लिए कोका कोला स्टूडियो के बाहर चले जाते हैं, जहाँ सोफिया का डांस हुआ करता है, जिसके डांस के लिए सभी मरते हैं। इन लोगों की सैलरी इतनी कम होती है कि 3 महीने की सैलरी मिलाकर भी ये लोग उसका शो नहीं देख सकते। ये लोग रेड लाइट एरिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ये धंधे वाली महिलाओं को पसंद करते हैं, जिसमें से एक दोस्त एक महिला को पसंद कर लेता है, जो कि एक एक करके तीनों से 3 रुपए लेगी। में उसके साथ उसकी बहन भी आएगी, लेकिन उसकी बहन किसी के साथ स्लीपिंग नहीं करेगी। अब वासु को ये सब पसंद नहीं आया। सु रूम में चला तो गया, लेकिन वो उस लड़की के साथ सोया नहीं, क्योंकि उसे पैसे देकर सोना सही नहीं लगा। उसकी बहन के साथ ही बाहर बातचीत करने लगा। उसका जो एक दोस्त अंदर गया था वो जोर से चीख पड़ता है। वो जिसके साथ सोने गया था उसे मिर्गी आती थी, इसी वजह से उसकी बहन उसके साथ आया करती थी। उस लड़की ने अपनी बड़ी बहन को संभाला और तभी से ये लड़की वासु से बात करने लगी थी। वो वासु को सबसे अलग समझती थी। अब वासु और उस लड़की में नजदीकियां बढ़ने लगी। ये धीरे धीरे मिलने भी लगे। अब यहाँ चिलप्पा की दुकान पर अंबुरू के लिए काम करने वाले 2 आदमी आते हैं। यहाँ चिलप्पा को उन्हें हफ्ता देना था, मगर चिलप्पा यहाँ हफ्ता नहीं देता है। कहता है कि अभी धंधा मंदा चल रहा है। चिलप्पा कहता है कि अगले महीने एक साथ पूरा धंधा ले जाना। उन 2 आदमियों में से एक का नाम सलमान होता है। सलमान चिलप्पा से कहता है एक तो तूने इसे काम से निकाल दिया, और वो कहता है कि मैं तेरा पूरा ध्यान रखता हूँ, चुपचाप से हफ्ता निकाल। ऐसा तो नहीं है कि तू कमा नहीं रहा है, बहुत कमा रहा है तू। एक शर्त पर मैं तेरा हफ्ता माफ कर दूंगा, तू अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे। इतना सुनने के बाद तो चिलप्पा को बहुत जोर पर गुस्सा आ जाता है। वो सलमान भाई में जोर का थप्पड़ लगा देता है।
तो तुझे हफ्ता भी नहीं मिलेगा। तुझे जो करना है तू कर ले। ये बात अंबुरू के कानों तक पहुंच जाती है और अंबुरू ये बात केवी को बता देता है। केवी सलमान से कहता है कि हमारा धंधा डराने धमकाने से चलता है। आज वहाँ तेरे ऊपर उस दुकानदार ने हाथ उठाया, वहाँ के आसपास सभी लोगों ने ये देखा होगा, तो लोग भी हफ्ता देना बंद कर देंगे। हमने उसे आज जान से नहीं मारा तो कल से सारे लोग हमें हफ्ता देने से मना करने लगेंगे। उन लोगों में डर बनाना जरूरी है। केवी कहता है कि तू जा और उसके दोनों हाथ काट कर मार्केट एरिया में लटका दे। अंगूरू के लोग पहुंच जाते हैं उसके हाथ काटने के लिए, मगर जब वे आते हैं उस टाइम चिल्लप्पा की दुकान पर काम वासु कर रहा होता है। अब चिल्लप्पा वासु को बताता है कि मैंने उस दिन सलमान को थप्पड़ मारा था, इसी वजह से ये लोग मुझे मारने आए हैं, और वो अपनी जान की भीख मांगते हुए वासु से कहता है मुझे बचा लो। वासु चिल्लप्पा से एक सौदा करता है। चिल्लप्पा से कहता है ठीक है मैं तेरी जान बचा लूंगा, लेकिन तेरे धंधे में जो प्रॉफिट होगा आज से अपन दोनों का आधा आधा होगा, ये मैं तुझे बचा पाऊंगा, कि जान से बड़ी कुछ भी चीज नहीं। चिल्लप्पा उस टाइम तो अब हामी भर देता है। हाँ, वासु उन दोनों आदमियों को बहुत जोर से मारता है। इसी के साथ वासु चिल्लप्पा के हिस्से में अब आधा हिस्सेदार बन चुका था। ये बात केवी रेड्डी को पता चलता है तो वो कहता है अब हम लोग पहले वासु को ही खत्म करते हैं, बात चिल्लप्पा को। वासु को मारने के लिए पहले ये लोग एसपी को कॉल कर देते हैं। वो एसपी से कहता है कि तू वासु को उठा ले और इसे पहले बहुत टॉर्चर कर। हाँ, एसपी तो इन गुंडों के अंडर में पैसे के लिए ही काम करता था। हाँ, एसपी वासु को उठा लेता है और उसे बुरी तरीके से मारता है। बुरू के लोग वासु को थाने से लेकर आते हैं उसे नदी में बहा देने के लिए, और वे उसे एक बोरी में बांध लेते हैं, साथ ही में उससे एक बड़ा सा पत्थर बांध देते हैं और उसे वे लोग पानी में बहाने ही वाले होते हैं कि तभी वासु को बचाने के लिए वहाँ पर नानी बाबू पहुँच जाते हैं। नानी बाबू यहाँ के एक लोकल राजनीतिज्ञ हैं और इस एरिया के बिजनेसमैन भी। इनके पास भी बहुत पैसा है और पावर भी। केवी रेड्डी बाहर से आया हुआ व्यक्ति था और वो इधर धंधा जमा रहा था। केवी रेड्डी की तरह ही नानी बाबू भी काम करता है। नानी बाबू के कहने पर वासु को छोड़ दिया जाता है। नानी बाबू कहता है कि जब से वासु ने केवी रेड्डी के लोगों पर या उसके धंधे में का हाथ डाला है तब से ये मेरा भाई हुआ। अब जिसने भी वासु की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसकी आंख नहीं बचेगी। नानी बाबू वासु को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके पीछे नानी बाबू का क्या मतलब था वासु को ये समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वासु नानी बाबू का खास आदमी होने लगा था। वक्त था जब वासु सोच रहा था कि कोको कोला पब में जब ये 3-4 महीने की सैलरी इकट्ठा करेंगे तब वहाँ घुसेंगे। आज तो ये उसी बार में बैठा हुआ था और वो सोफिया का डांस देख रहा होता है। सोफिया यहाँ पर पूरा विशाखापट्टनम सोफिया पर अपनी जान छिड़कता था। सोफिया की एक झलक भी किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी थी, पर यहाँ सोफिया की नजर तो वासु पर पड़ती है। पर वासु तो यहाँ किसी को नहीं देखता था। वासु फिर खुद का धंधा शुरू करता है। यहाँ वासु नानी बाबू से पैसे लेकर अपना बिजनेस शुरू करता है और कहता है कि आधा आधा हिस्सा होगा, और वो कपड़ों की दुकान खोलता है और उस पर अपने एक दोस्त को बिठा देता है। इसके बाद वो अपनी महबूबा से मिलने लगता है। ये लोग शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं। के साथ साथ वासु का भी धंधा अच्छे से चल पड़ा था। वो सोचने लगा कि अब उसे कपड़े का व्यापार और बड़ा करना चाहिए। एक दिन वो अपनी शादी का इनविटेशन देता है। सोफिया इस बात से नाराज होती है क्योंकि वो वासु को चाहती थी। दिन वासु नानी बाबू से कहता है कि मुझे और पैसा चाहिए, पर नानी बाबू कहता है कि पैसा और मुनाफा ऐसे ही नहीं मिलता, मेरा कितना हिस्सा होगा। सो कहता है कि आधा आधा। तू अब यहाँ ये डील करके चला जाता है। अब सोफिया यहाँ नानी बाबू के कान भरती है। वो नानी बाबू से कहती है कि तुम इस पर इतना भरोसा क्यों करते हो। कहती है कि तुमने 50% ही क्यों हिस्सा मांगा, अगर तुम 75% भी मांगते तो वो देता। नानी बाबू सोफिया को बताता है, कहता है कि ये जो रिंग मास्टर देख रही हो ना, ये होता है शेरों को कंट्रोल करने के लिए। इस लड़के में जो जिगर है वो किसी में नहीं। मैं पता भी है वो किस हाल से आज इस जगह पर पहुंचा है। सोचो वो आज मुझसे पैसे लेकर अपना धंधा बढ़ा रहा है। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है। मुझे राजनीति में आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है। फिर हम देखते हैं वासु की शादी हो रही होती है उसी धंधे वाली लड़की के साथ, जहाँ सोफिया भी इनकी शादी में आई हुई थी। हाँ, वासु के लिए अंबुरू और केवी रेड्डी ने भी उसे एक तोहफा देने का सोच रखा था। वासु के साथ शादी होती है और जैसे ही वे बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पर गोला बारूद होने लगता है। अंबुरू इस शादी में हमला कर देता है। वासु यहाँ पर सारी औरतों को एक कमरे में बंद कर देता है। वासु खुद अपने दोस्तों के साथ आकर इन गुंडों से फाइटिंग करने लगता है। बात नानी बाबू को खबर लग जाती है और वो कार लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वे इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं। नानी बाबू के लोग भी अंबुरू के ऊपर भी हमला कर देते हैं। वहीं अंबुरू नानी बाबू में
चाकू घोंप देता है। पर अंबुरू ये नहीं करना चाहता था, वो तो वासु को मारना चाहता था और गलती से चाकू नानी बाबू को लग जाता है। अंबुरू को पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है। अंबुरू और केबी रेड्डी दोनों को अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, क्योंकि नानी बाबू अब इन लोगों को बर्बाद कर डालेगा। के बाद अंबुरू और केबी रेड्डी छुप जाते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड हो जाते हैं। नानी बाबू यहाँ घायल हो जाता है। अब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और नानी बाबू सारा काम अब वासु को ही सौंप देते हैं। उनकी कोको कोला फैक्ट्री, ये सब कुछ वासु ही देख रहा है। जितने भी इलीगल धंधे हैं ये सारे वासु ही देखता है। वो यहाँ केबी रेड्डी और अंबुरू से नानी बाबू का बदला भी लेने वाला है। अब यहाँ वासु नानी बाबू के धंधों में बहुत ज्यादा मुनाफा करने लगता है। धीरे धीरे वो उसकी बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, तो खुद अपना हिस्सा भी ईमानदारी से रख लेता है। यहाँ नानी बाबू के हिस्से का पैसा भी वो सोफिया को पहुंचा देता है। 3 साल बीत चुके हैं, नानी बाबू अब ठीक हो गए हैं, यानी कि अब तक नानी बाबू का बिजनेस बहुत ज्यादा फैल चुका था। वासु यहाँ चिल्लप्पा के साथ कपड़ों का व्यापार और बड़ा करने के लिए यहाँ मुंबई आता है। वासु इस फैक्ट्री के बाहर बैठा होता है, चिल्लप्पा अंदर कपड़ों की डील कर रहा होता है। वासु चाय पीते पीते देखता है कि एक जगह सट्टा खेला जा रहा है। कि सट्टा कोई और नहीं, छोटे मोटे मजदूर लोग ही लगा रहे थे। गरीब मजदूर कपड़ा ढोने का काम करते हैं, ये 1 रुपए 2 रुपए में सट्टा लगाते हैं। एक आदमी सट्टा लगवा रहा होता है, वो भी वहीं बैठा होता है। अब इन लोगों को क्या पता कि कौन सा नंबर निकल कर आएगा। अगर एक नंबर आया तो जिसने पैसे लगाए हैं उसको डबल पैसे मिलेंगे, अगर गलत निकलता है तो सबके पैसे चले जाएंगे। इन सबका एक लीडर होता है जो ये सट्टे का लीड करवा रहा था। वासु देखता है कि यहाँ पर कितना सारा सट्टा लग रहा था। अभी वासु सोचता है कि यहाँ जो मजदूर है वो सिर्फ थोड़े से पैसे के लालच में यहाँ सट्टा लगाता जाता है। ये नहीं सोचता कि वो कितनी बार हार चुका है। इसी आशा में वो पैसे लगाता है कि पैसा डबल मिलेगा। यहाँ सट्टा खिलवाने वाला एक ऑर्गेनाइजर होता है, उसका पैसा भी लगा होता है और वो बहुत पैसे कमाता है। यहाँ कोई जीते या कोई हारे, उसे बस डबल पैसा मिलता है। वासु सोच लेता है कि अब उसे किस धंधे में उतरना है और उसके बाद वो अपने कपड़े के बिजनेस को बंद कर देता है। इसके बाद वो कपड़े की शॉप को थोड़ा और बड़ा करता है। इसके बाद ये उतरता है जुए के धंधे में, यानी कि सट्टेबाजी में। यहाँ पर वासु पूरे विशाखापट्टनम में बैटिंग लगवाता है। ये एक कैसीनो का लीडर होता है, यहाँ पर बैटिंग गेम चलता है। धीरे धीरे इस बिजनेस में यहाँ सारे लोग अपना लक आजमाने आने लगते हैं, जैसे कि मजदूर, अवर, लोपर, सभी टाइप के लोग। वासु सबसे प्रॉमिस करता है कि मैं 1 का 2 गुना दूंगा। लोगों को लालच देता है कि भी ओपनिंग नंबर और उसका नंबर पता कर लेगा उसको मैं 80 गुना दूंगा। इसी वजह से उस धंधे में सारे मजदूर लोग, बड़े लोग, सभी टाइप के लोग उसके धंधे में आने लगे। यहाँ इसका बिजनेस चल पड़ा था और वासु बादशाह बन चुका था। पास बहुत पैसे आ चुके थे। अब सरप्राइजिंग बात तो ये हुई कि उसकी बात पार्लियामेंट तक पहुंच जाती है। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जो पैसों का इनफ्लो है विशाखापट्टनम तक जाकर खत्म हो जाता है, से उनकी आर्थिक व्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है। % पैसा काले धंधे में है, विशाखापट्टनम में ही घूम रहा है, चल रहा है विशाखापट्टनम में। ये पता लगाइए। वो अपने घरों पर पैसा रखना पसंद कर रहे हैं, वो बैंकों में पैसा रखना पसंद नहीं कर रहे। इसी दौरान नानी बाबू भी विशाखापट्टनम के MLA बन चुके थे। नानी बाबू अब यहाँ के MP बन जाते हैं। इनके पास और भी ज्यादा पावर आ गया था। यहाँ पर वासु तो धीरे धीरे बहुत अमीर हो चुका था, साथ वो बहुत ही खूंखार इंसान बन चुका था। वो अपने काम में सिर्फ ओपनिंग नंबर और क्लोजिंग नंबर देता था। उसके धंधे में उसका नंबर कोई बदलता भी था तो वो उसे जान से मार देता था। ये सारा धंधा सिक्योरिटी की नजर में होता था ताकि कोई भी बात सरकार तक ना पहुँचे। वासु का दिमाग बहुत ही खतरनाक तरीके से सोचता था। खेल शुरू होने से पहले एक नंबर सोचता था और क्लोज होने से पहले एक नंबर चुनता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग वासु के लिए काम करते हैं। लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होते हैं, वे भी थोड़ा बहुत कमीशन कमाना चाहते थे। धीरे धीरे मटका, सट्टेबाजी ये पूरे देश में लत लग चुकी थी। क्योंकि वासु पूरे देश का 70% पैसा खुद अकेले खींचकर बैठा हुआ था। उतना वो पैसा कमा रहा था उतना ही उसके घर में कलेश बढ़ रहा था। वासु की पत्नी चाहती थी कि वासु ये धंधा ना करे, कि सट्टे में कुछ लोग जीतते हैं और कुछ लोग हारते हैं। कि जो लोग हार जाते हैं कभी कभी वो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। ना सब कुछ उनका लुट जाता था और वो जिन्होंने सट्टा लगवाया है उनकी पूरी फैमिली को बददुआ दिया करते हैं। वासु की पत्नी वासु से कहती है कि मैं और मेरी बेटी तुमको छोड़ देंगे। वासु को तो मटका किंग बने ही रहना था, वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता था। फिर सरकार द्वारा CBI ऑफिसर को अलर्ट किया गया क्योंकि इस मटके खेल का इन्वेस्टिगेशन करेगा। ऑफिसर साहू इस खेल का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। ये वासु के अड्डे के पास ही छोटी सी नौकरी ले लेता है और वो इस एरिया पर नजर रखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वो वासु की सारी जानकारी निकाल लेता है।
साथ ही में उसे नानी बाबू का कनेक्शन भी मिलता है कि राज्य मंत्री थे और सारी रिपोर्ट साहू अपने सीनियर ऑफिसर को जाकर दे देता है। कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वासु के घर में झगड़ा हो रहा था। उसके घर की ये बात सोफिया को पता चल जाती है। सोफिया को पता चल गया था कि वासु और उसकी वाइफ में झगड़ा हो रहा है। इसके बाद तो सोफिया हाथ धोकर ही वासु के पीछे पड़ जाती है, जिसे कहती है कि मैं तो तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ। हमारी पत्नी मायके जा चुकी है। वो कहती है कि तुम चाहो तो अपनी जरूरतें मुझसे पूरी कर सकते हो। वहीं पर वासु सोफिया को फटकारता है और कहता है कि पति पत्नी में झगड़े तो होते ही रहते हैं, मतलब ये नहीं कि मैं कहीं भी मुंह मारने लग जाऊं। ये बात सोफिया के दिल पर लग जाती है कि सोफिया इस विशाखापट्टनम में जिसके सीने पर भी हाथ रख दे वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। देखते हैं कि कोको कोला फैक्ट्री में एक मीटिंग होती है जहां पर सोफिया और नानी बाबू भी होते हैं। वासु के घर में उसकी पत्नी, बच्चे और उसकी माँ अकेले थे। यहाँ सोफिया वासु से आंखें चुरा रही होती है क्योंकि वासु ने उसका इंसल्ट किया था। फिर वो वहाँ से बहाना करते हुए वॉशरूम चली जाती है। हाँ, वासु और नानी बाबू बिजनेस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। वासु नानी बाबू से कहता है कि आपकी जो कोको कोला फैक्ट्री है उसे मैं अपने में यूज लूंगा, मतलब कि अपने काम में लेऊंगा। वही डील जो हर बार की तरह 50-50% दोनों का होगा। ये हम देखते हैं कि यहाँ तो वासु के घर पर हमला हो जाता है और उसी वक्त कोको कोला बार में भी हमला हो जाता है। इधर वासु के घर पर वासु के बच्चे को उसकी पत्नी छुपा देती है और उसकी माँ और वाइफ मारे जाते हैं। इधर पब में जो हमला होता है उस पर तो वासु खुद को और नानी बाबू को बचा लेता है, अगर उसके माँ और बीवी तो बच ही ना सके। अब उसके पास उसकी बेटी ही बचती है। हाँ, तो वासु का सब कुछ लूट चुका था। सब कुछ हमला किया था केवी रेड्डी ने। हाँ, वासु के आदमी केवी रेड्डी को ढूंढ रहे थे, जिन्होंने अपना सारा काम रोक दिया था। हाँ, नानी बाबू के पास भी लीगल तरीके से पैसे नहीं आ रहे थे कि वासु की कमाई होती थी। वही नानी बाबू वासु को समझाते हैं कि धंधा फिर से शुरू करना होगा। वासु भी धीरे धीरे काम करने की सोचने लगा और वो अपने पैसे को अलग अलग जगह छुपाने लगा। इसके बाद वो मिलने चला जाता है सोफिया से। सोफिया को लगता है कि वासु उसके पास लौट आया है। सोचती है कि अब तो सिर्फ वासु पर मेरा ही हक होगा और वो वासु की बेटी को भी अपनाने के लिए कहती है। वासु कहता है कि केवी रेड्डी को मैंने बता दिया है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ तो सोफिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ चुकी थी। तभी सोफिया का टेलीफोन बजता है। फोन उठाता है वासु, जहाँ पर केवी रेड्डी सोफिया से कहता है कि सोफिया तुम वहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पास वासु आ रहा है, वो तुम्हें जान से मार डालेगा। वासु कहता है कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर पहले ही शक हो जाना चाहिए था कि कोको कोला पब में जो मीटिंग हो रही थी वो तो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था जो कि खास थे। कहता है कि जब तुम वॉशरूम गई थी तभी तुमने केवी रेड्डी को सब कुछ बताया था, मेरी फैमिली के बारे में और हम लोग यहाँ पब में अकेले हैं इस बारे में। हाँ, सोफिया को जिंदा छोड़ने की वासु के पास कोई वजह नहीं थी। वासु वहीं पर सोफिया को मार डालता है। दूसरी तरफ सरकार के पास वासु का कच्चा चिट्ठा पहुंच चुका था, यानी कि वासु किस तरह से ये इलीगल मटके का धंधा चला रहा है। उसके साथ ये मिनिस्टर नानी बाबू जुड़े हुए हैं। पार्लियामेंट से ही इनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। ऑफिसर साउ के जो हायर ऑफिसर हैं नानी बाबू को बुलाते हैं, सब कुछ बताते हैं। नानी बाबू उन हाई रेंज ऑफिसर्स को एक ऑफर देते हैं। कहते हैं कि मेरी कोका कोला फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री आपके नाम की फैक्ट्रियों का क्या करना है वो आपको पता है। वासु से मेरा कोई भी वास्ता नहीं, जो रिपोर्ट्स है वो आप क्लियर करोगे। वासु के साथ क्या करना है ये आपके ऊपर है। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं कैसे भी पैसा कमा सकता हूँ। वो यहाँ पर यह भी कहता है कि वासु को तुम ऐसे ही नहीं ढूंढ सकते, उसको ढूंढने के लिए तुम्हें केवी रेड्डी की जरूरत होगी। वो कहाँ पर है उसका पता मैं तुम्हें बता दूंगा। हम देखते हैं कि नानी बाबू केवी रेड्डी से मिलता है और वासु को मारने की डील फिक्स करता है। और वासु को मारना इतना भी आसान नहीं है। वासु मटका किंग है भाई, मजाक थोड़ी है। यहाँ वासु ने तो उल्टा ही कर डाला, उसने नानी बाबू को ही मार गिराया, जबकि नानी बाबू के सपोर्ट में कितने लोग थे, केवी रेड्डी, सरकार, सब तो थे, फिर भी वासु के हाथों मारा गया। कि नानी बाबू ने वासु के साथ विश्वासघात किया था कि नानी बाबू को जो मुनाफा चाहिए था वासु वो पूरा देता था, क्योंकि उसने कभी नानी बाबू को धोखा नहीं दिया। पैसा मटके से आ रहा था, उसका लाभ तो नानी बाबू भी ले रहा था। कि इलीगल धंधे का पैसा में भी 50-50% और लीगल धंधों में भी 50-50% करते थे। नानी बाबू को मारने के बाद वासु ने केवी रेड्डी को भी जान से मार डाला। इंस्पेक्टर साहू वासु से कहते हैं कि सरकार ने मटका के ऊपर बैन लगा दिया है, इंडिया में तुम मटका नहीं चला पाओगे, क्या करने वाले हो वासु। वासु यहाँ साहू की तरफ मुस्कुराता है और यहाँ से चला जाता है। वासु अपना पूरा कारोबार अपने 2 दोस्तों को सौंप देता है। यहाँ पर वासु अपनी बेटी और अपनी
पत्नी की बहन को लेकर यहाँ से दुबई शिफ्ट हो जाता है और वो अपने दोस्त से ये कहकर जाता है कि मैं दुबई जाऊँगा और वहाँ पर नया बिजनेस शुरू करूँगा, क्योंकि अब इंडिया में वो कुछ दिनों बाद शुरू होगा। बाद उसका दोस्त पूछता है कि कौन सा धंधा। फिर वासु कहता है कि क्रिकेट बैटिंग। इसी के साथ मटका मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।